अब देखिएगा कुछ नए नाम आ रहे हैं आपके लिए। जैसे एक होता है वन वन फंक्शन, ठीक है ना। एक होता है वन वन फंक्शन, इसे ये भी कह सकते हैं आपकी इंजेक्टिव फंक्शन। वन वन फंक्शन से हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन या इसे इंजेक्शन कहते हैं, ठीक है ना। वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन या इंजेक्शन कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही ऑन टू फंक्शन को इससे आप कहेंगे सर्जेक्टिव फंक्शन, या इसे आप सर्जेक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही जो फंक्शन वन वन ऑन टू होते हैं, ठीक है ना, जो फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है, इन्हें आप कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन, या इन्हें कहते हैं बाइजेक्शन, ठीक है ना। देखिएगा ये फंक्शन है, ये फंक्शन है एफ एक्स, ये है 3 माइनस 4x, और इस टाइप से आर टू आर, इसके लिए डोमेन और कोडोमेन है आर। हमें इसका टाइप चेक करना है कि ये फंक्शन वन वन है या फिर मैनी वन है, ये फंक्शन ऑन टू है या इन टू है, ठीक है ना। तो अलजेब्रिक मेथड से कैसे इसका टाइप चेक करते हैं इसको देखिएगा। जैसे हम सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं इसकी इंजेक्टिविटी, आप यहां लिखेंगे इंजेक्टिविटी, ये चेक कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। तो इसे चेक करने का मतलब ये है कि हम पहले से मान लेते हैं कि फंक्शन मैनी वन है, अपने आप ऐसे मान लिया कि फंक्शन मैनी वन है। इसका मीनिंग क्या होगा कि इसके डोमेन में एटलीस्ट दो ऐसे एलिमेंट होंगे जो आपस में डिफरेंट होंगे लेकिन उनकी इमेजेस इक्वल होंगी। हमने मान लिया कि ये फंक्शन मैनी वन है, ठीक है। तो क्या होगा कि इसके डोमेन में एटलीस्ट दो ऐसे नंबर होंगे जो आपस में तो डिफरेंट होंगे लेकिन उनकी इमेजेस इक्वल होंगी, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है ना। मान लिया कि वो दोनों नंबर x1 और x2 हैं, ठीक है ना। तो आप कहोगे लेट f(x1) इज इक्वल टू f(x2)। x1 और x2 आपस में डिफरेंट हैं लेकिन ये मान लिया कि उनकी इमेजेस इक्वल हैं। भाई x1 की इमेज क्या होगी f(x1) और x2 की f(x2). ऐसे मान लिया कि इनकी इमेजेस आपस में इक्वल हैं। सीधे आपको यही लिखना है कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2). अब इसे सॉल्व करते जाना है, ठीक है ना। सॉल्व करते जाएंगे, अगर लास्ट में केवल एक चीज निकल के आए कि x1 इज इक्वल टू x2, केवल इसके अलावा और कुछ ना आए निकल के, x1 इज इक्वल टू x2 तो आएगा ही निकल के, इसके एक्स्ट्रा का भी चीज आती है। एक्स्ट्रा मीनिंग मेरे ये कि आ जाए कि x1 इज इक्वल टू x2, ये आ गया। साथ में ये आ जाए कि x1 इज इक्वल टू x2 तो आ ही आएगा, या जाए x1 इज इक्वल टू माइनस x2 या 2 प्लस x2, ऐसा कुछ आ जाए तो फंक्शन मैनी वन हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दो डिफरेंट वैल्यूज है हमारे पास। अगर केवल एक ही चीज निकल के आए कि x1 इज इक्वल टू x2 तो अब फंक्शन वन वन हो जाएगा। क्यों? हमने शुरू में माना था कि x1 x2 डिफरेंट है लेकिन उनकी इमेजेस इक्वल है। अब हमने इमेजेस को इक्वल रख करके सॉल्व किया और आखिर में केवल एक चीज निकल गया कि x1 x2 आपस में इक्वल है। इट मींस जो हमने शुरू में माना था वो बात गलत है और ये फंक्शन वन वन है। ऐसे देखा, ऐसे देखते हैं, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं इसे। शुरू में हमने ऐसे मान लिया कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2), तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4x2। सॉल्व करेंगे इस स्टेप, देखेंगे 3 से 3 कैंसिल हो गया पहले, फिर अगले स्टेप में आप देखेंगे कि माइनस से माइनस और 4 से 4 कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली हमें केवल एक चीज मिल रही है इसमें कि x1 इज इक्वल टू x2, केवल ये मिला। दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज वन वन, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज दैट f(x) इज अ वन वन फंक्शन, ऐसे लगता है। ऐसे आप इसकी इंजेक्टिविटी चेक करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा हमें इस f(x) के लिए इसकी सर्जेक्टिविटी चेक करनी है। हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन वन वन है, सॉरी ये फंक्शन इनटू है या ऑन टू है, इसे चेक करना है। तो इसका जो प्रोसीजर है, इसका जो मेथड है वो ये है
कि आप पहले fx को इक्वल रख लीजिए y के, ठीक है ना, fx को y के इक्वल रख लीजिए, ठीक है। फिर क्या करिए कि यहां से x को इन टर्म्स ऑफ y फाइंड कर लो, ठीक। अब ये सोचना होता है इसमें क्या y की ऐसी कोई वैल्यू है जिसके लिए x डिफाइन ना हो या x की वैल्यू डोमेन में ना हो। y की वैल्यू रखी जाती है को डोमेन से, ठीक है ना, ये सोचना होता है हमें, ये हम ढूंढते हैं ऐसी कोई वैल्यू मिल जाए हमें y की जो कि को डोमेन से हो, और उसके लिए जब हम इसको पूरा सॉल्व करें, इट मींस ये इक्वल होगा x के, जब इसे सॉल्व करें तो x की जो आ रही है वैल्यू वो डोमेन में ना हो। अगर हम एक भी ऐसी वैल्यू ढूंढ लेते हैं तो हम ऐसे कहेंगे कि ये फंक्शन इनटू है, मीनिंग ये हो जाएगा कि y की उस वैल्यू के लिए कोई प्री इमेज नहीं है ना, हमने y की एक ऐसी वैल्यू ढूंढ ली जिसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू नहीं है। इट मींस y एक ऐसा नंबर आ गया हमारे पास जिसकी प्री इमेज नहीं है। तो क्या हो रहा होगा कि को डोमेन में एक एलिमेंट खाली बच रहा है ये वाला, ठीक है ना, ये किसी की इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन इनटू हो जाएगा। अगर हम y की एक भी ऐसी वैल्यू नहीं ढूंढ पाते हैं तो ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। अरे बात समझ में, ऐसे करना होता है। अब देखिए क्या अभी पता नहीं, मतलब चेक कर रहे हैं, ठीक है ना, देखते हैं चेक करके। देखिएगा हमने क्या किया कि हमने fx किया था, fx हमारा 3 माइनस 4x इसे इक्वल रखा y के। हमें क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करनी है। हम यहाँ से कहेंगे कि माइनस 4x इज इक्वल टू y माइनस 3, ठीक है ना, x इज इक्वल टू से उल्टा कर दिया 3 माइनस y अपॉन 4, ये आ गई x की वैल्यू। अब सोचिए क्या ऐसा कोई y है जिसके लिए x की वैल्यू रियल ना आए, नहीं है। तो क्या हो रहा है कि फॉर ऑल y एक ना एक x है, ठीक है ना, तो इसे ऐसे कहेंगे आप कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन ऑफ f देयर एग्जिस्ट x belongs to domain of f such that fx is equal to y। तो क्या हो रहा है कि फॉर ऑल y एक x है हमारे पास, दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज ऑन टू या फंक्शन इज सर्जेक्टिव। ऐसे ये फंक्शन f into n fx is equal to x स्क्वायर, ठीक है ना, ये फंक्शन था। तो हमें इसके लिए सबसे पहले इसकी इंजेक्टिविटी चेक करनी है। हम मान लेंगे इसमें कि ये फंक्शन मैनिमल है, ठीक है, तो इट मींस इसके डोमेन में दो एलिमेंट होंगे x1 और x2 जो कि आपस में डिफरेंट है लेकिन उनकी इमेजेस इक्वल है। तो ऐसे मान लेंगे कि लेट fx1 is equal to fx2। सॉल्व करते हैं इसे। इसमें आप कहोगे कि x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, इससे कहेंगे कि x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x1 प्लस x2 और एक हो जाएगा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। देखिएगा x1 प्लस x2 ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि x1 और x2 दोनों ही नेचुरल नंबर हैं, तो दो नेचुरल नंबर का सम 0 नहीं आ सकता, ठीक है, तो ये टर्म 0 नहीं हो सकता, ये हो सकता है 0। तो इट मींस x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। तो केवल एक बात निकल के आती है कि x1 इज इक्वल टू x2। दिस इंप्लाइज दैट fx इज 1 1, fx एक 1 1 फंक्शन है, ठीक है ना। यहां से क्लियर हो जाता है कि fx एक 1 1 फंक्शन है। अब चेक करते हैं इसकी सर्जेक्टिविटी। ठीक है ना, इसका क्या तरीका होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि fx को इक्वल रखते हैं y के और x को इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर fx हमारा x स्क्वायर इज इक्वल टू y, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस माइनस रूट y। अब क्योंकि x केवल पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव वाले को छोड़ देंगे,
केवल एक चीज हो गई कि x इज इक्वल टू रूट वाई। अब सोचना हमें ये है कि क्या y की ऐसी कोई वैल्यू है जिसके लिए x की वैल्यू, ठीक है ना। अब क्या करना है हमें, अब हमें सोचना इसमें ये है क्या y की ऐसी कोई वैल्यू है जिसके लिए x की वैल्यू डोमेन में ना हो, और सॉरी ठीक है। अब y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी को डोमेन से, वो क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आप देखोगे जब y की वैल्यू 2 होगी तब x क्या आ रहा है √2। जब y की वैल्यू होगी 2 तब x क्या आएगा √2, और √2 डोमेन में नहीं है, ठीक है ना। अगर आप इसका मैप बनाएं तो आप देखेंगे कि इस टाइप से बनेगा कि यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 की इमेज 1 पे बन जाएगी, 2 की बनेगी 4 पे, 2 और 3 खाली बचेंगे। इट मींस ये इनटू हो गया फंक्शन। आ रही बात समझ में। तो आप कहेंगे इसमें फॉर y इज इक्वल टू 2 there is no value of x belongs to domain of f such that fx is equal to y. This implies that function is into, ठीक है ना। एक एग्जांपल सफिशिएंट होता है, वैसे इसमें आपके पास इनफाइनाइट एग्जांपल्स हैं, कोई भी एक एग्जांपल आप दे दीजिए, ये प्रूव हो जाएगा कि ये इनटू है। ऐसे ही मैनी वन प्रूव करने के लिए भी एक एग्जांपल सफिशिएंट होता है, ठीक है। देखिए अब मैंने क्वेश्चन में इसके डोमेन और कोडोमेन चेंज कर दिए हैं। पहले ये था n to n था, अब कर दिया इसे z to z, तो ये सॉल्विंग तो सेम रहेगी, ठीक है ना। लेकिन अब क्या होगा कि x1 प्लस x2 ये भी 0 हो सकता है, क्योंकि अब हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी हैं, ठीक है ना। सेट ऑफ इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी आते हैं, तो एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि x1 प्लस x2 ये भी 0 हो। तो दो आंसर आएंगे यहां से कि x1 इज इक्वल टू x2 और माइनस x2, दो आ रही वैल्यूज, इट मींस ये फंक्शन अब हो जाएगा मिनिमम, ठीक है ना। ऐसे यहां तक सॉल्व करेंगे, ये बात यहां भी सही है, ठीक है ना। जब y होगा 2 तो x आएगा √2, और √2 हमारे डोमेन में नहीं है, तो इसलिए ये फंक्शन अभी भी इनटू है और सेम रीजन है इसका। यस, अब देखिएगा फिर से मैंने इसके लिए डोमेन और कोडोमेन चेंज कर दिए, ठीक है ना। इससे पहले ये थे z to z, इसे कर दिया r to r पॉजिटिव। r पॉजिटिव का मीनिंग होता है नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, इट मींस पॉजिटिव नंबर्स और 0, ठीक है ना, वो इसके अंदर आते हैं। अच्छा अब देखिए, अब इस सबसे पहले इसकी इंजेक्टिविटी हम चेक कर रहे थे, बिल्कुल सेम तरीके से होगा। अब क्योंकि इसका डोमेन r है तो इसमें नेगेटिव नंबर्स भी है इसके अंदर, सब कुछ ऐसे ही रहेगा, x1 की दो वैल्यू जाएंगे और ये मिनिमम हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ऐसे इसके लिए जब आप सॉल्व करोगे, अब यहां तक आप आ गए, ठीक है ना। अब आप देखोगे कि y की आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए, x की वैल्यू डोमेन में है, क्योंकि देखो जो इसका को डोमेन है वो r पॉजिटिव है, तो आप नेगेटिव नंबर रख ही नहीं सकते इसमें। और y की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखिए, नंबर क्या आएगा, रियल नंबर आएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या आता है, रियल नंबर। तो क्या होगा कि फॉर ऑल y x वैल्यू डोमेन में है, तो ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। देखेंगे कैसे इसे, ये लाइन अब नहीं आएगी, अब क्या लिखेंगे इसमें, अब लिखेंगे फॉर एवरी y देयर एग्जिस्ट x belongs to domain of f such that fx is equal to y. This implies that function is on. तो ये फंक्शन हो गया मिनिमम ऑन टू, इस तरह से होता है, ठीक है। ये था हमारा फंक्शन fx ये है, और ये डोमेन इसके लिए और ये कोडोमेन, ठीक है ना। हम इसके लिए सबसे पहले इंजेक्टिविटी चेक कर रहे थे। हम कहेंगे इसमें कि लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, ठीक है ना।
ये हो जाएगा कि x1 माइनस टू अपॉन x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। सॉल्व करते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो ये हो जाएगा x1 माइनस 2 इंटू x2 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 x1 माइनस 3। इन्हें हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा x1 x2 माइनस 3 x1 माइनस 2 x2 प्लस 6 इज इक्वल टू x2 x1 माइनस 3 x2 माइनस 2 x1 प्लस 6 से 6 कट गया, x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो गया, x1 वाला ये टर्म था इसको हम यहाँ ले आए, यहाँ बचेगा माइनस का x1 और इस टर्म को लेके यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा माइनस का x2। ये केवल एक चीज निकल के आ रही है यहाँ से कि x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट fx इज 1 1, ये फंक्शन 1 1 फंक्शन हो गया, ठीक है ना। अब चेक करते हैं इसकी सर्जेक्टिविटी। देखिए इसके क्या करते हैं, आप कहेंगे कि लेट fx इज इक्वल टू y, fx क्या था x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू y। यहाँ से अब क्या करना है हमें कि x को इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करना था। आप कहोगे इसमें कि x माइनस 2 इज इक्वल टू xy माइनस 3y, ठीक है। x वाले टर्म हमने कर लिए एक तरफ, इस टर्म को भी आप यहाँ ले आए तो ये हो जाएगा x माइनस xy इज इक्वल टू माइनस 3y प्लस 2। इसमें से x कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3y प्लस 2। यहाँ से कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस 3y प्लस 2 अपॉन 1 माइनस y। अब सोचना आपको ये क्या ऐसा कोई y है जिसके लिए x की वैल्यू डोमेन में ना हो, एक वैल्यू है, जब y की वैल्यू 1 होगी तब x रियल नहीं आएगा, x इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये कहना है इसमें कि फॉर y इज इक्वल टू 1 देयर इज नो वैल्यू ऑफ x, x belongs to domain of f such that fx is equal to y, ठीक है ना। दिस implies that function is into, वैसे देखें तो केवल एक ही वैल्यू है y की, 1, केवल इस एक वैल्यू की वजह से ये फंक्शन इनटू हो जाएगा। सर इस एक्सप्रेशन को -3y + 2 पर 1 -1 को 3 के इक्वल रख दें, y की जो वैल्यू आएगी वो भी तो 3 देगी, ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरह से ये फंक्शन इनटू हो गया केवल इसकी वजह से। अगर हम क्या करें कि इसका कोडोमेन चेंज कर दें, ठीक है ना, इसे ये कर दें r-1 कर दें तो ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा अभी, तब एक और वैल्यू, ठीक है ना, तो ऑन टू हो जाएगा। सर एक और वैल्यू बताइए तो, ठीक है ना। ये आ गया इस तरह से। देखिएगा इसमें, देखिए ये था हमारा fx था x² + 4 और ये फंक्शन था r पॉजिटिव टू 4 टू इनफाइनाइट, ठीक है ना। डोमेन क्या है इसका, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, इसमें 0 शामिल है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी इंजेक्टिविटी चेक कर रहे हैं। ऐसे करते हैं, आप कहेंगे इसमें कि लेट fx1 = fx2, ये हो जाएगा x1² + 4 = x2² + 4, 4 कट जाएंगे, इसको यहाँ आप लाओगे तो हो जाएगा x1 - x2 x1 + x2, ठीक है ना, = 0। अब आप देखेंगे कि डोमेन में नेगेटिव नंबर नहीं है और x1 x2 डिफरेंट हैं, तो दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, इसलिए ये टर्म 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यहाँ से x1 की एक वैल्यू आती निकल के x1 = x2, दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज 1 1, ठीक है ना। तो यहाँ से ये हो गया कि ये फंक्शन 1 1 है, ठीक, ये हो गया। अब चेक कर रहे हैं इसकी सर्जेक्टिविटी, ठीक। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए आप कहते हैं कि fx = y, इसमें fx क्या था x² + 4, यहाँ से हमें x को इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करना होता है। आप कहेंगे यहाँ से कि x² = y - 4 या x रूट में y - 4, यहाँ पे आएगा प्लस माइनस, क्योंकि इसका डोमेन है वो है पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो इसमें नेगेटिव वाला छोड़ देंगे, ठीक है ना, ये हो गया।
अब क्या होना है, अब हमें सोचना ये है कि अब y की ऐसी कोई वैल्यू है जिसके लिए x की वैल्यू डोमेन में ना हो। आप देखेंगे जो इसका कोड डोमेन है वो 4 से शुरू होता है, 4 टू इनफाइनाइट, यानी कि आप y की वैल्यू 4 से कम नहीं रख सकते, और 4 या 4 से ज्यादा अगर आप रखते हो तो ये रियल नंबर रहता है, तो सारे इसके अंदर है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि फॉर ऑल y x डिफाइन है। ठीक है, तो आप कहेंगे इसमें कि फॉर एवरी y belongs to code domain of f there exists x belongs to domain of f such that fx is equal to y, this implies that function is on। ऐसे सेवेंथ क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या करना है कि हमें इसके लिए इसकी इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी चेक करनी थी। ठीक है ना, सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं इसके लिए इंजेक्टिविटी। ठीक है, इसमें कहोगे आप कि लेट fx1 is equal to fx2, ये हो जाएगा 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 is equal to 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। ठीक है ना, इस टर्म को आप यहाँ ले आए, इसको यहाँ ले आए, इसमें से 9 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, और इसमें से 6 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। इसे फैक्टराइज कर देंगे तो ये हो जाएगा 9x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2, ये हो गया 6x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। इसमें से x1 माइनस x2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ मिलेगा हमें 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो रहा है कि x1 और x2 दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो ये वाला टर्म 0 नहीं हो सकता। तो क्या चीज 0 आ सकती है, ये केवल, इट मींस x1 minus x2 is equal to 0, it means x1 is equal to x2, this implies that function is 1 1। ठीक, अब चेक करते हैं इसकी सब्जेक्टिविटी। इसके लिए आप क्या कहेंगे, हम कहते हैं कि fx is equal to y, इसमें कहा हमने let fx is equal to y, fx क्या है, fx है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू y। ठीक है, अब क्या करना होता है, यहाँ से हमें y, यहाँ से हमें x को इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करना होता है। आप कहेंगे ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 माइनस y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x को निकालना था y के टर्म्स में, तो आप कहेंगे कि x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए, सी में से माइनस कॉमन आ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ आपको मिलेगा 5 प्लस वाई अपॉन 2a, 2 इंटू 9। ठीक है ना, आप देखेंगे इसमें से 36 कॉमन आता है, बाहर आकर के 6 बन जाएगा, इसका 6 यहाँ कैंसिल हो जाएगा इससे। तो अल्टीमेट, और एक चीज और है कि x पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन छोड़ दिया जाएगा। ठीक है ना, तो आप कहेंगे कि -1 प्लस रूट में यहाँ बचेगा 1 प्लस 5 6 प्लस y अपॉन 3, ये होगा x, ये आ गया x इन टर्म्स ऑफ y। अब सोचना आपको ये कि क्या y की ऐसी कोई वैल्यू है जिसके लिए x की वैल्यू डोमेन में ना हो। आप देखेंगे कि आप y की वैल्यू -5 से कम नहीं रख सकते। ठीक है ना, अगर आप इन केस -5 भी रखते हो तो इसके अंदर 1 बचेगा, रूट 1 हो गया, 1 -1 0 डोमेन में है। अगर इसके 5 की वैल्यू इसके अलावा आप कोई भी रखते हैं तो अल्टीमेटली ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी और वो हमारे डोमेन में है। ठीक है ना, तो क्या होगी, फॉर ऑल y देयर एग्जिस्ट x belongs to domain of f, this implies that function is on। ठीक है ना, पूरा लिखना है आप, ठीक है ना, ये हो जाएगा फंक्शन ऑन। अब देखिएगा 8th क्वेश्चन,
ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि fx इक्वल है 4x क्यूब प्लस 7। इसके सबसे पहले में चेक करनी थी इंजेक्टिविटी। इसे ऐसे करते हैं चेक कि लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। इस केस में आप कहेंगे ये हो जाएगा 4x1 का क्यूब प्लस 7 इज इक्वल टू 4x2 का क्यूब प्लस 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली ये बचेगा x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब इज इक्वल टू 0। या आप देखें यहीं से आप सीधे कह सकते हैं, दोनों साइड अगर आप क्यूब करते हैं तो केवल रियल वैल्यू केवल एक ही आएगी, x1 इज इक्वल टू x2 केवल, ठीक है ना। इससे कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज 1 ये हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब चेक करनी थी इसकी सर्जेक्टिविटी, तो आप कहेंगे कि fx इज इक्वल टू y। अब fx क्या था इसमें fx है 4x क्यूब प्लस 7 इज इक्वल टू y। यहां से x सॉल्व करिएगा, ये क्या हो जाएगा y माइनस 7/4 पूरे की पावर 1/3। ये हो जाएगा x इन टर्म्स ऑफ y। अब इसमें आप देखिए y को आप कुछ भी रखिए ऑलवेज x डिफाइन होगा, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज ऑन। ये हो जाएगा, ठीक है ना। 1 1 1 2 से 9 क्वेश्चन देखिए। इसमें है कि एक फंक्शन है जो इस तरह से डिफाइंड है कि इसका डोमेन है a क्रॉस b और को डोमेन है b क्रॉस a। क्या हो रहा है इसमें कि डोमेन और को डोमेन इन दोनों की ही एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है, ठीक है ना। और फंक्शन इस तरह से डिफाइन है कि इससे इनपुट में अगर आप a b दोगे, एक ऑर्डर्ड पेयर आप दोगे, तो ये उसका लिंक b a से करता है। इस तरह से फंक्शन डिफाइन है। तो सबसे पहले हमें इसकी इंजेक्टिविटी चेक करनी थी। हमने कहा f a b इज इक्वल टू f c d, ऐसे मान लिया, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, f पे करेगा कि इसका ऑर्डर रिवर्स कर देता है। ये आपको देगा b a और यहाँ क्या मिलेगा आपको d c। अगर दो ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में इक्वल है, इट मींस उनका उनके फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि b इज इक्वल टू d एंड a इज इक्वल टू c। अब इससे ये आप कह सकते हैं कि a b इज इक्वल टू c d, क्योंकि a इक्वल है c की और b इक्वल है d की। तो इससे आप कह सकते हैं आप दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज 1 1, ऐसे 1 1 कह सकते हैं, ठीक है ना। अब चेक करनी थी इसकी सर्जेक्टिविटी, तो आप कहेंगे f a b इज इक्वल टू, इसे कुछ भी आप मान लीजिए, ऐसे मान लिया x, y, ये मान लिया, ठीक है। अब देखिए, अब x, y ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये आएगा b क्रॉस a से, ठीक है ना। ये अब देखिए b क्रॉस a में जो भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे उनका रिवर्स वाला ऑर्डर्ड पेयर a क्रॉस b में जरूर होगा। a क्रॉस b में जो b क्रॉस a में जो ऑर्डर पेयर्स होंगे सबका उल्टा वाला a क्रॉस b में जरूर होगा। ऐसा होता है, a क्रॉस b और b क्रॉस a के ऑर्डर पेयर आपस में रिवर्स वाले होते हैं। दो साइड्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, जैसे a क्रॉस b है, तो इनमें क्या होगा, जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे उनका फर्स्ट एलिमेंट सेट a से आएगा और सेकंड सेट b से आएगा, और b क्रॉस a में बात उल्टी हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट सेट b से आएगा और सेकंड a से आएगा। तो क्या होता है, ऐसे ही होता है कि इसमें जो ऑर्डर पेयर आएंगे और जो इसमें आएंगे सारे एक दूसरे के रिवर्स वाले होंगे, समझ में। तो जैसे मान लो सेट a में एलिमेंट थे 1 और 2, ठीक है ना। b में थे a और b, ठीक है। अगर आप a क्रॉस b फाइंड करते हो तो ये हो जाएगा 1a 1b 2a 2b, ठीक है ना। ये हो जाएगा a क्रॉस b। फाइंड करना होता है अगर हमें b क्रॉस a, तो ये क्या होगा देखिएगा, ये हो जाएगा a1 a1 a2, ठीक है, b1 b2। आप देखो अब देखो ध्यान से, इसका उल्टा ये रहा, ठीक है, 2 a का उल्टा ये रहा, 1 b का उल्टा ये रहा, 2 b का उल्टा b 2 ये रहा, सारे का उल्टा वाला उसके अंदर होता है। तो अब यहाँ से आप कह सकते हो कि
फॉर एवरी x, y देयर एग्जिस्ट a, b बिलोंग्स टू a क्रॉस b। ठीक है ना? तो क्या होगा कि कोडोमेन के एवरी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग डोमेन में एक पेयर होगा, तो ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप कह सकते हैं फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू कोडोमेन ऑफ f देयर एग्जिस्ट a, b बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। ठीक है ना? दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज ऑन। कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचेगा यहाँ पर b क्रॉस a, जो भी एलिमेंट होगा उसको उल्टा वाला a क्रॉस b में जरूर होगा, इसलिए से कह सकते हैं कि ये ऑन टू फंक्शन। क्वेश्चन देखिए, इसमें अगर होता है कि एक फंक्शन f ऐसे है r2 -1 to 1, ये डोमेन ये कोडोमेन और fx इस तरह से डिफाइन है। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें मॉडुलस x आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा कि इस फंक्शन को हम ब्रेक करके लिख लेंगे ऐसे कि होगा x/1 + x, कब? जब x इटसेल्फ पॉजिटिव है, और x/1 - x कब? जब x इटसेल्फ नेगेटिव है। ठीक है ना? ये हो जाएगा। अब इन दोनों ब्रांचेस के लिए सेपरेटली इसकी इंजेक्टिविटी चेक करनी पड़ेगी। ठीक है ना? जैसे हम क्या कर रहे हैं कि इंजेक्टिविटी चेक करें, तो इसके लिए करोगे चेक। ठीक है ना? यहाँ क्या है, इस डोमेन के लिए आप चेक कर रहे हैं जब x इटसेल्फ पॉजिटिव है, ये क्या देगा? ये हो जाएगा, अब ऐसे कहेंगे इसमें भी कि fx1 = fx2, तो ये हो जाएगा x1/1 + x1 = x2/1 + x2। सॉल्व करिए कैसे? ये यहाँ से अल्टीमेटली सॉल्व होने पर आपको एक ही चीज देगा कि x1 = x2। ठीक है ना? यहाँ से आ जाए, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ये वाली ब्रांच इस इंटरवल के लिए, इस रेंज के लिए 1 1 है। ऐसे इसके लिए करेंगे चेक, इसमें भी आप ऐसे कहोगे कि लेट fx1 = fx2, इसमें रखोगे तो ये हो जाएगा x/x1 -1 - x1 = x2/1 - x2। इसे करेंगे सॉल्व, ये भी हमें केवल एक ही आउटपुट देगा कि x1 = x2। तो क्या होगा कि दोनों ब्रांचेस सेपरेटली 1 1 है, लेकिन जब फंक्शन इस तरह से ब्रेक करके होता है तो उस केस में इसको एक बार कंबाइंडली भी सोचना पड़ता है। ठीक है ना? आप देखेंगे इसमें एक चीज कि जब भी x इटसेल्फ पॉजिटिव होगा, x की वैल्यू, तो आउटपुट पॉजिटिव मिलेगा आपको। जब x नेगेटिव होगा तो ये पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, ये पार्ट उस समय भी पॉजिटिव रहेगा, तो अल्टीमेटली fx नेगेटिव मिलेगा। तो क्या हो रहा है कि जब इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट पॉजिटिव जा रहा है, जब इनपुट नेगेटिव है तो आउटपुट नेगेटिव जा रहा है, तो आपस में आउटपुट कंबाइन नहीं हो रहा है, कोलैप्स नहीं कर रहा है। ठीक है ना? तो इसमें इस केस में मैन्युअल के चांस नहीं है। ठीक है? तो आप ये करेंगे, अब कह सकते हैं आप कि दिस फंक्शन इज 1, ये 1 1 हो जाएगा। ठीक है? अब चेक करते हैं इसकी सर्जेक्टिविटी। तो वही ऐसी दोनों को आप सेपरेटली आप चेक करेंगे। एक बार इसे इक्वल टू पाई रखेंगे, यानी कि x/1 + x = पाई रखेंगे, यहाँ से x इन टर्म्स ऑफ y फाइंड कर लेंगे। ऐसे ही एक बार x/1 - x = पाई रख करके यहाँ से x को इन टर्म्स ऑफ y फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना? दोनों में यार क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है वैसे? y + yx y x = y/1 - y, ये आ रहा है दोनों में, है ना? और यहाँ क्या आ रहा है? इसमें वो आ रहा है, और हाँ इसमें आ रहा है x = y/1 - y, ये आ रहा है। ठीक है ना? आप देखेंगे दोनों जगह फंक्शन ऑन टू आ रहा है। ठीक है ना? कंबाइंड में भी अब पूछेंगे तब भी ये ऑन टू रहेगा। ठीक है ना? तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू। ये फंक्शन था fx, इस तरह से कि जब इनपुट ऑड होगा तो fx इक्वल इसके होता है, जब इनपुट इवन होता है तो इसके इक्वल होता है। ठीक है? तो इस टाइप से है। तो इसमें अगर हम ध्यान से इससे ऑब्जर्व करें
इसमें डोमेन और कोडोमेन दोनों है सेट ऑफ नेचुरल नंबर n। यहाँ की जो इनपुट होंगे इस टाइप होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ऐसे यहाँ भी 1 2 3। ठीक है, आप देखो कि जब आपने एज अ इनपुट इसमें 1 दिया तो 1 माने ऑड हो जाएगा यहाँ पे, तो fx इक्वल होगा इसकी, इसमें आपने x रखा 1 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 1, तो 1 की इमेज कहाँ बनेगी 1 पर। आपने इनपुट दिया 2 2 माने इवन नंबर, तो यहाँ जाएगा 2 अपॉन 2 1, 2 की इमेज भी 1 पे बनी। यहाँ से कंफर्म हो गया कि ये मैनी वन फंक्शन है। आगे और चेक कर लेते हैं। आपने इसमें इनपुट में 3 दिया, यहाँ जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन 2 4 अपॉन 2, ये हो जाएगा 2, तो इसकी इमेज का मान नहीं है 2 पे। 4 दोगे यहाँ आएगा 4 अपॉन 2 2, 4 की इमेज भी 2 पे बने। तो क्या हो रहा है कि इसमें दो जो एलिमेंट है उनकी इमेज एक पे बनती आ रही है। 1 और 2 की इमेज 1 पे, 3 और 4 की इमेज 2 पे, 5 और 6 की इमेज 3 पे बन जाएगी। तो एक चीज और भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा है। यहाँ भी इनफाइनाइट है, यहाँ भी इनफाइनाइट है, इसके दो एक पे जा रहे हैं और यहाँ कोई बीच में कोई एलिमेंट छूटेगा कोई भी नहीं। तो यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि ये फंक्शन ऑन हुआ। तो ऐसे ही एक आध और दिखा दो इसमें, 7 का 4 पे आ रहा है, 8 का 4 पे जा रहा है, ठीक है ना। तो ये डायग्राम भी अपने आप में सफिशिएंट है इससे मैनिमम ऑन टू कहने के लिए, ठीक है ना। जैसे ठीक है ना, तो आप ये कह सकते हो कि f1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू f2। f1 और 1 और 2 की इमेज सेम बन रही है, दिस इंप्लाइज दैट मैनिमम। और every element of code domain has 3 images in domain, ठीक है ना। This implies that function is on। ऐसे कर सकते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन में रहा था कि एक फंक्शन f(x) है फ्रॉम होल नंबर टू होल नंबर। f(x) इस तरह से डिफाइन है कि जब इनपुट x ऑड होगा तो f(x) इक्वल होगा x माइनस 1 की, और जब x होगा इवन तो f(x) इक्वल होगा x प्लस 1 की। इस फंक्शन इस तरह से ब्रेक करके लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस केस में अच्छा रहता है कि हम ये एरो डायग्राम इसके लिए बना लें, इससे इजीली कंफर्म हो जाता है कि ये फंक्शन इंजेक्टिव है या नहीं, सर्जेक्टिव है या नहीं। होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इसमें ले लो, और भी नंबर होंगे, ये हो जाएगा 0 1 2 3। देखिए 0 माने इवन नंबर, इवन होगा तो इसमें आएगा, तो 0 प्लस 1 1, इसका लिंक हो जाएगा 1 से। 1 माने ऑड, यहाँ जाएगा 1 माइनस 1 0, ये हो गया। 2 दोगे इवन, 2 का लिंक 3 से हो जाएगा, 3 का 2 से, 4 का 5 से, 5 का 4 से। तो यहाँ से एक चीज आप देख सकते हैं 6 का 7 से, 7 का 6 से। आप देखिए एक तो आउटपुट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा और कोई एलिमेंट खाली भी नहीं बच रहा, ठीक है। तो इट मींस ये 1 1 ऑन टू है। यहाँ से क्वेश्चन में कह रहा था कि एक रिलेशन है इस तरह से डिफाइंड है a, b, ठीक है ना। इसके जो एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में होते ही है। तो इसमें a, b सच दैट fa इज इक्वल टू fb। इट मींस a और b का पेयर उस समय बनेगा जब fa इक्वल टू fb होगा, यानी कि इमेज ऑफ a इक्वल टू होगा इमेज ऑफ b के, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसे रिफ्लेक्सिविटी के लिए चेक कर रहे हैं, है ना। इसमें क्या कहेंगे आप कहेंगे सिंस fa is equal to fa for all a, this implies that a comma a belongs to R, this implies that this relation is reflexive, ठीक है ना। ऐसे ही अब बात करते हैं सिमेट्री के लिए, ठीक है ना। इसमें कहेंगे आप
let f a let a comma b belongs to R. This implies that f a is equal to f b. This implies that f b is equal to f a. This implies that b comma a belongs to R. This implies that this relation is symmetric. ठीक है, ऐसी अब बात करते हैं इसमें ट्रांजिटिविटी के लिए। इसमें कहेंगे लेट a comma b belongs to R and b comma c also belongs to R. This implies that f a is equal to f b and f b is equal to f c. This implies that f a is equal to f c. This implies that a comma c belongs to R. This implies that this relation is transitive.